इस बार के बजट में और जैसा कि बीजेपी सरकार ने भी ये वादा किया था कि वो रोजगार जनरेट करेगी कि सरकार में आने के लिए वादे बहुत किए जाते हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा, वो सब जुमला होता है। इस बजट में इन्होंने एक काम किया कि इस बार रक्षा से ज़्यादा पैसा दे दिया इन्होंने परिवहन को। जब आप 3 फ्रंट वार की मोड पे खड़े हैं, सरकार की लगाम नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे सरकार की लगाम नहीं है। तो अगर एक स्वर में बात की जाए तो क्या लग रहा है ये जो बजट है ये आम आदमी के लिए है? हमें लगता है कि ये गरीब मजदूर किसान का बजट नहीं है। ये बजट जो है ये कारपोरेट घरानों के लिए बनाया गया है, बिजनेसमैन घरानों के लिए बनाया गया है। कहा जाता है कोई भी बजट आता है तो वो जनता के लिए होता है, लेकिन अभी कल जो बजट पेश होता है वहाँ पे बजट पेश होने के बाद ये बात कही जाती है कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बार के भाषण में मध्यम वर्गीय लोगों का 7 बार जिक्र किया था। जी हाँ, उन्होंने मध्यम वर्गीय शब्द 7 बार इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार के बजट में उन्होंने एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी बजट आता है तो वो मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान देता है, और ऐसे में आप ये बताइए क्या ये बात किस हद तक सही रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह बजट केवल सपने दिखाने वाला है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह सीधे तौर पर कहा है कि यह बजट केवल सपने दिखाने वाला है। उसके बाद राहुल गांधी का भी आता है बयान कि यह बजट वास्तविकता से परे है, यह बजट में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद हम जानेंगे और ले चलते हैं आपको सीधा उन लोगों के पास जो इस बजट के आने के बाद क्या सोच रहे हैं। आइए देखते हैं इस विशेष कवरेज में। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपको सीधा ले चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं इस पूरे बजट का पूरा मामला, और कि अब जब ये बजट आया है उसके बाद अब आम आदमी क्या सोचता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वकील भाई साहब, और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वो सोच रहे हैं इस विषय पर, और क्या वो बजट को आने के बाद अब वो इस पूरे बजट को किस नज़र से देखते हैं। सर शुभ नाम आप? श्रीमान नमस्कार, मैं प्रबोध मिश्रा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ। और इस बजट के चूँकि संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट एक आशा से भरी एक वो जो है चीज़ होती है जिस पे हम लोग हमेशा एक विश्वास लेके चलते हैं कि ये सरकार, बदली सरकार, आने वाली सरकारें हमारे लिए कुछ ऐसा करेंगी जिससे हमारे लोगों के बीच और हमारी जनरेशन के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। तो चूँकि बजट तो हर साल आता है और बजट में काफ़ी लुभावने वादे भी होते हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं इस पर कह पाना कठिन है, क्योंकि सरकार की मंशा पे हमेशा सवाल रहता है। ठीक है सर, इस बार कहा जा रहा है कि जो जैसे कुछ स्वास्थ्य पर काफ़ी इस बार फोकस किया गया, जिसमें कि कुछ जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी दवाएं सस्ती करने की बात की गई। लेकिन सर अगर हमारा 1 फरवरी को बजट पेश होता है सर, चूँकि अभी इसको क्रियान्वयन होने में, इसको धरातल पर आने में एक लंबा समय लगेगा, कहीं ना कहीं एक लंबा बजट भी अगर इस पर प्रस्तावित हुआ है तो सर उसको आने में समय, आपको क्या लग रहा है सर, वहाँ से जब बजट शुरू होता है जारी होना, उसके बाद एक आम आदमी को लाभ पहुँचने तक में बीच में क्या रुकावटें आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा देश 140 करोड़ का देश है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं, और युवाओं के हाथ में यदि काम नहीं रहेगा तो युवा कहीं ना कहीं जो है सरकार से अपेक्षा रखते हैं। देखिए, पढ़ने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उनके हाथ में यदि रोज़गार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भटकते हैं। ठीक है, और रही बात जो आप कर रहे हैं एक मध्य वर्ग की बात करें तो मध्य वर्ग हमेशा शोषित, पीड़ित और वंचित रहा है योजनाओं से। ठीक है, निचला क्रम तो कहीं ना कहीं वित्त पोषित हो जाता है, लेकिन जो मध्य वर्ग होता है वो हर सरकार में सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं कहूँ तो उसको सिर्फ लुभावने वादे मिलते हैं। जो सरकार द्वारा जो है बजट पास किया जाता है उसके क्रियान्वयन में जो समय लगता है, उस समय के पहुँचते सरकारें बदल जाती हैं। जब तक कि भैया पता चला बजट पास होने में समय लगता है, जैसा कि भैया ने बताया, प्रमोद भैया ने, तो अब पता चला बजट आते आते दूसरा बजट लागू हो जाता है, सुविधाएं किसी को मिल ही नहीं पाती हैं, फिर सरकार बदलने का समय आता है, तो इसलिए पब्लिक में जो है इसकी सुविधा मिल नहीं पाती है, जनता को परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। मैं आपसे वो कहना चाहूँगा, जैसे हमारा देश जो है इसमें टैक्स पेयर लगभग 2 करोड़ औसत हैं, या हो सकता प्लस हैं। ठीक है, 140 करोड़ की जनता में केवल 2 करोड़ आदमी टैक्स देगा तो बाकी लोग रेवड़ी खा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, इसी को सही करने के लिए जो आजकल जो आपने स्मार्ट तरीका देखा है
पेमेंट का, तो पेमेंट को जैसे 8 लाख रुपए का एक जो है हमारे यहाँ बजट बनाया गया है कि 8 लाख तक की इनकम को नील बजट में माना गया ITR में। इसी को सही करें, एक रेहड़ी वाला जो सड़क पे जो है सामान बेचता है, दिन भर में कम से 2 से 4 हज़ार रुपये का सामान बेच लेता है। जब उसके खाते में पैसा आता है उसके बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि वो 8 लाख के नीचे का व्यक्ति है या ऊपर का है। 140 करोड़ में अगर 2 करोड़ केवल टैक्स देंगे तो उसका भुगतान और नुकसान दोनों हम ही को हो रहा है। सर हमारे साथ इस समय और अभी वकील भाई साहब मौजूद। सर ये बताइए कि इस बार के बजट में, और जैसा कि बीजेपी सरकार ने भी ये वादा किया था कि वो रोजगार जनरेट करेगी, जब से जो है बीजेपी सरकार ने शपथ लिया, आज लगभग 12 साल होने को है और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आपको क्या लगता है कि जो आज का देश का युवा है उसको रोजगार कितना मिल पा रहा है? और दूसरी बात, अगर 12 साल के हिसाब से गुणा किया जाए 24 करोड़ रोजगार वो जनरेट करने की बात करते हैं इस समय, अगर देखा जाए तो आंकड़े आने चाहिए, तो उन 24 करोड़ रोजगार का हिसाब क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि सरकार में आने के लिए वादे बहुत किए जाते हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा, वो सब जुमला होता है। लेकिन अगर धरातल पे उसको उतारा जाए तो हम ये मानते हैं कि अगर सरकार की नीयत सही हो जाए तो नीति अपने आप सही हो जाएगी, और जब नीति सही रहेगी तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन हम आज के समय में क्या है कि जैसे अभी ये बजट आया, इस बजट में इन्होंने एक काम किया कि इस बार रक्षा से ज़्यादा पैसा दे दिया इन्होंने परिवहन को। अब परिवहन को ज़्यादा पैसा देने की क्या मतलब है, जब आपको इस समय जब आप 3 फ्रंट वार के मोड पे खड़े हैं, एक तरफ आप बांग्लादेश आपके पास नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आपके पास नहीं है, तीसरा चाइना तो आपका विरोधी रहा ही है। आपके पास जब ये तीनों मोर्चे पे आप अकेले लड़ने वाले हैं तो आपने रक्षा का बजट घटा के आपने परिवहन का बजट कैसे बढ़ा दिया? दूसरी बात ये है कि आपके पास शिक्षा का बजट कम है। ग्रामीण विकास तो आप कराने के लिए दे रहे हैं पैसा, लेकिन आपके पास शिक्षा का बजट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। और जब शिक्षा का बजट नहीं होगा तो बच्चों का रोजगार कैसे मिलेगा? बच्चे जब स्किल्ड नहीं होंगे, स्किल इंडिया के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हो गया, इतनी चीज़ें निकल के आई। अभी आप देखे होंगे MP लैड पोर्टल पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि काम हो जा रहा है, काम के पैसे पास हो जा रहे हैं, लेकिन जियो टैगिंग फ़ोटो आज भी उस पर उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो रोज़गार का मामला है उसके लिए सरकार को अभी और मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाहिए शिक्षा, उसके लिए चाहिए आपको स्किल, और ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप जितना शिक्षा को महंगा करेंगे आप उतनी ज़्यादा आप लोगों को गरीब बनाते चले जाएंगे। आप पैसा दे के किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके आप ये सोचिए कि उसके पास शिक्षा आ जाएगी, रोज़गार आ जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। सर अभी जैसे जिस हिसाब से अभी हर राज्यों को बजट आवंटित करने की बात की गई, और ऐसे में उत्तर प्रदेश को भी लगभग 4,18,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं वो साकार करेंगे। आपको क्या लगता है, आप एक उत्तर प्रदेश के निवासी हो और आप अधिवक्ता भी हो, जाहिर सी बात है आप जाने माने एक पढ़े लिखे समाज से आप बिलोंग करते हो, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इस बजट का किस क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाली है? देखिए, अभी तक का जो 12 साल बीजेपी को हो गए हैं, 12 साल में बजट कई बार आए। आपको स्वयं ये पता है कि कितनी बार बजट आए, लेकिन उसका लाभ कैसे क्या रहा। पैसा पास हुआ लेकिन कहीं पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ अगर देखा जाए तो जैसे शिक्षा का स्तर, अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि शिक्षा का स्तर, अब हर चीज़ में आप देख लीजिए, महंगाई के तौर की अगर बात की जाए तो शिक्षा का स्तर कहीं भी देखा जाए इस टाइम पर डाउन होता नज़र आ रहा है। क्योंकि है क्या कि शिक्षा तो दिन ब दिन आप महंगी करते जा रहे हैं, उसमें आप कहीं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदर चीज़ों की अगर बात करें तो अदर चीज़ों में आप बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए या सड़कों को अगर दे दिया जाए तो ठीक है, वो चीज़ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहे हैं ठीक है, आप गांव डेवलप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो अभी बजट पास हो रहा है वो उसी तरह फिर डंप हो जाएगा। योगी बात करें भाई साहब, देखिए शिक्षा का जो क्षेत्र है, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी व्यवस्था चाहिए। आदमी को न सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए चाहिए और न सरकारी अस्पताल इलाज कराने के लिए चाहिए, ठीक है। सरकार की लगाम नहीं है शिक्षा व्यवस्था पे, सरकार की लगाम नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा हमारे मूल अधिकार हैं, ये हमको मिलना चाहिए। 6 बच्चों पे आयुष्मान कार्ड जारी है, ये कहना बहुत ही विस्मय और बड़ा हास्यास्पद है कि जहां हम हमारे दो की बात करते हैं वहाँ 6 आदमी की हम बात करते हैं।
रही बात, आप अभी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र है। और योगी जी भी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन लगभग यही संभावना है ना। ये कहाँ से आएगा? कौन सा उद्योग लगा देंगे आप? क्या गुजरात जैसा जो है आप इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल अगर कहीं हैं तो यूपी में। जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं उसको कॉरिडोर बना रहे हैं। उसका जो है, अब मैं ये कह सकता हूँ, व्यवसायीकरण भी कर रहे हैं। लोगों के आस्था के साथ धर्म को जोड़ रहे हैं, लोगों के आस्था के साथ रोज़गार को जोड़ रहे हैं, और जिनको रोज़गार मिल रहा है वो आजीवन रोज़गार मिलेगा। तो धर्म को लेकर अगर ये विकास कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो ये विकसित भारत का ही एक मूल रूप है। लेकिन हाँ, निचले वर्ग को लेकर, मध्य वर्ग को लेकर इनकी कार्यशैली और प्रणाली पे मुझे संदेह इसलिए रहता है कि हमारे आप तक वो योजनाएं कभी नहीं आ सकती। कोरोना काल की बात करता हूँ मैं। कोरोना काल में टैक्स पेयर को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर हम सरकार के विकास में कुछ योगदान दे रहे हैं तो मुझे भी कुछ उसका हक मिलना चाहिए, भले मैं पात्र हूँ भले पात्र ना हूँ। तो अगर ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद भी हमारी गिनती नहीं होती है, तो मुझे बिल्कुल खेद है। सर ये जी, जैसा भैया कह रहे हैं कि आम आदमी जो टैक्स देता है, भैया का कहना है जो ITR भरता है वही टैक्स देता है। 2 करोड़ लोग लगभग टैक्स देते हैं, ऐसा ही मानना है आपका? लगभग। लेकिन मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं, और ये बात सत्य है कि आप यदि ये एक कलम खरीदते हैं तो इस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी ITR भर रहा है वही टैक्स दे रहा है। इनकम टैक्स अलग चीज़ है। अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ पे भी सरकार को टैक्स देते हैं। इसलिए बराबर लॉयल्टी है सरकार की हमारे लिए, आपके लिए, किसी का अलग से नहीं है। आप उतना सरकार से कमाते हैं इसलिए आपने सरकार को उतना टैक्स दिया। हम कम कमाते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हम उस पर टैक्स देते हैं। सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात बहुत ज़्यादा उठ रही है इस समय, और क्योंकि इस बार का जो बजट आया है उसमें शिक्षा की अगर बात की जाए तो उस पर भी एक निश्चित अमाउंट का बजट उस पर आवंटित किया गया है। सरकार इस बार कंटेंट क्रिएशन और AI तकनीक को सिखाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी सरकार ने इस समय विश्वविद्यालयों को ये बात अनिवार्य रूप से बताने को कही है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, शिक्षा में वास्तविक किस सुधार की ज़रूरत है, जिसमें क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत है भैया, सुधार की बिल्कुल ज़रूरत है। किस वास्तविक सुधार की? क्योंकि सर अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए, प्राइमरी स्कूल की बात की जाए, जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस इतनी कर दी गई, सरकारी स्कूल में बड़े आदमियों का दाखिला जो होगा प्राइवेट में होगा, जो छोटे श्रेणी के लोग हैं उनको सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। उसके बाद फीस हो गई, कापी किताब हो गई, प्राइवेट जितने भी स्कूल बने हुए हैं वो सारी किताबें वहीं पे मिलेंगी जो दुकान पे बताया जाएगा। ऐसा कि नहीं हर जगह उसकी मिलेगी, ठीक है? कापी किताबें वहीं मिलेंगी जहाँ की वो लिस्ट देंगे स्कूल वाले आपको, वो उसी जगह आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए अब हर आदमी कहीं से भी ले सकता है जिसका जैसा बजट है, तो ये इनकी कापी किताबें कहीं नहीं मिलेंगी। जहाँ पे वो बताएंगे शिक्षा भी इस समय जो है वो भी बेची जा रही है। भाई साहब आप ये बताइए, बजट का एक सवाल है आपसे कि बजट का जो लाभ है वो निचले स्तर पर उस आदमी तक कैसे पहुंच सकता है? भैया आप बताओ कैसे पहुंच सकता है? देखिए, बजट का अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा, आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि गांव या शहर में आपने देखा, अभी आपने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर देखिए पहले की अपेक्षा, देखिए पहले एक हिसाब से था कि चलो कुछ राशन वगैरह दे दिया करते थे, सारी चीज़ें थी, वो तो जो था वो तो था ही। लेकिन अभी की स्थिति ये हो गई है कि आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर दिन ब दिन स्कूल में कोई आना ही नहीं पसंद करता। आप कहते हो शिक्षा की बात, जब जाहिर सी बात है वहाँ पर शिक्षक ही नहीं रहेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस वक्त जैसे किसी को सरकारी तौर पर अलॉट कर दिया गया, अब उसने क्या किया कि वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को रख लिया, वो 4,000-5,000 रुपये देकर, मतलब वो शिक्षित है ही नहीं और उसको 4,000-5,000 रुपये दे करके उसको चीज़ें कर दी गई। सरकार इस बार इसमें पारदर्शिता लाने की पूरी कोशिश, पारदर्शिता तो हर बार से लाने की कोशिश कर रही है। पारदर्शिता 1,24,060 शिक्षकों की भर्ती का हिसाब भी इस बार मांग रही है और उसको कराने की भी बात कर रही है। उसमें कितने, अभी इससे पहले भी आया था, उसमें क्या रहा ये सभी जान रहे हैं, है ना? तो अगर एक स्वर में बात की जाए तो क्या लग रहा है, ये जो बजट है ये आम आदमी के लिए है या फिर आम आदमी को किनारे करके थोड़ा सा बात की गई है? ये क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमें लगता है कि ये गरीब मजदूर किसान का बजट नहीं है। अच्छा। ये बजट जो है ये कारपोरेट घरानों के लिए बनाया गया है, बिजनेसमैन घरानों के लिए बनाया गया है।
और जो हमारा मिडिल क्लास था उसके लिए भी इस बार बजट में कुछ खास नहीं रहा। ना आपने आयकर की स्लैब कम करी, ना आपने आयकर में जो हम जैसे मान लो हम 8 लाख कमा रहे हैं तो आपको उस चीज़ को आपको और बढ़ाना था कि चलिए आप 10 लाख कमाते हैं या फिर 12 लाख का इन्होंने किया था, हम कहते हैं इसको 15 लाख आप कर देते, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपने इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया। आपको बढ़ाना था इसको, तब जाके आदमी को कुछ राहत मिलता। इसलिए मैं कहूँगा कि ये तो ना मिडिल क्लास का बजट है ना मज़दूर का बजट है। मज़दूरों के लिए कोई नई योजनाएं नहीं आई, जैसे मनरेगा था अब उसको ख़त्म करके भी राम जी ले आए, लेकिन उसमें भी कई सारी खामियां, अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत चलेगी इस पर। हम ये कहेंगे कि ना मज़दूर के लिए बना, ना किसान के लिए बना, ना मिडिल क्लास के लिए बना। तो ये बजट सीधी सी बात है भाई कि आपने एक वर्ग को सोच के इस बजट को बनाया है, क्योंकि अगले साल आपको यूपी में चुनाव लड़ना है। यानी इस बजट को अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें 27 का विधानसभा चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार इस बात का पूरा विशेष ध्यान दे रही है कि कुछ भी ऐसा ना हो कि जो चुनाव के परिणामों पर असर डाल सके। आपने जाना हमारे साथ जो इस समय कुछ वकील थे और जो एक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें बहुत माना जाता है, जो समाज की पॉलिसी मेकिंग में भी अगर देखा जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का इन द सेंस कि अगर कुछ निर्माण हो रहा है समाज का उस निचले स्तर पर, तो कहीं ना कहीं इन वकीलों का बहुत उसमें योगदान रहता है, वैचारिक निर्माण को लेकर के या फिर कोई भी ऐसा निर्माण रहे जो कि सीधे तौर पर जनता के लिए बात करें। तो ये थी हमारे जो लखनऊ के निवासी थे और कुछ अधिवक्ता भाई, और क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार का ताल्लुकात भी रखते हैं और कहीं ना कहीं एक आम आदमी होने के नाते उन्होंने अपनी राय रखी है। और हम तमाम ऐसे विषयों पर आपके सामने हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे, ऐसी चीज़ें लेकर के आएंगे जिसमें एक निष्पक्ष राय की ज़रूरत रहे, जिसमें एक जनता की राय की ज़रूरत रहे। हम ऐसे मुद्दे आपके बीच में लेकर आते रहेंगे और ऐसी तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।